सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग यार। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर होने वाली है मेरे रेगुलर वीडियो से, पर shit. Here we go again. अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो आप थोड़ी सी लैपटॉप की इन्फो देख के आपको पता चल जाएगा कि ये लैपटॉप आपके लिए है या फिर नहीं है। तो बिना किसी तरीके इस वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात जो आपको सिलेक्ट करनी है लैपटॉप के लिए वो है उसका ओएस। आपको कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए आपके लैपटॉप के अंदर। मेनली जो मार्केट में आपकी पॉपुलर है वो है क्रोमबुक, विंडोज और अपना मैक ओएस। अगर आपको इंटरनेट में सिर्फ सर्फिंग करनी है, यूट्यूब पे वीडियोस देखने, ऐसा कुछ टाइप वगैरह करना है, बस उसके लिए आपको एक लैपटॉप चाहिए, तो वो टाइम पे आप क्रोमबुक को सिलेक्ट कर सकते हो। पर अगर आपको एक पर्टिकुलर काम के लिए लैपटॉप चाहिए तो आप विंडोज और मैक ओएस की तरफ जाइए। अब हम मैक के ऊपर इतना फोकस नहीं कर रहे, हम विंडोज़ के ऊपर ही फोकस करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात जो आपको एक लैपटॉप लेने के लिए देखनी है वो है लैपटॉप का ब्रांड। ये आपने सही सुना, आपको कोई ऐरा गैरा ब्रांड नहीं लेना है, स्पेशली जब आप पहली बार एक लैपटॉप बाय कर रहे हो। आपको ऐसे ब्रांड की तरफ जाना चाहिए आप जहाँ पे बहुत वो सालों से लैपटॉप्स बना रहे हैं, जैसे कि डेल, HP, लेनोवो, एसूस, एसर और आजकल फ़ोन कंपनीज भी आ रही है लैपटॉप इंडस्ट्री में। तो अगर आप उस फ़ोन कंपनीज को ट्रस्ट करते हो तो डेफिनेटली आप शाओमी और रियलमी के लैपटॉप्स को भी कंसिडर कर सकते हो। सो ब्रांड सिलेक्ट करने से दो चीज़ें आपकी कंफर्म हो जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सर्विस कैसे मिलने वाली है आपको लैपटॉप की तरफ से, लैपटॉप की कंपनी की तरफ से, और सेकेंड, उस लैपटॉप की बिल्ड क्वालिटी कैसे होने वाली है। सबसे पहले सर्विस कैसे मिलने वाली है आपको। अगर आपके लैपटॉप में कुछ भी दिक्कत आती है तो आप सबसे पहले उसके सर्विस सेंटर पे जाओगे, तो इसलिए आपके लैपटॉप का सर्विस सेंटर जो कंपनी प्रोवाइड कर रही है वो अच्छी होनी ज़रूरी है, वरना आप बहुत दिक्कत में आ जाओगे। कुछ में आपको डोर स्टेप सर्विस मिलती है, कुछ में नहीं, आपको सर्विस सेंटर लेना जाना पड़ता है। पर ठीक है, सारे ब्रांड्स आपको अच्छे प्रोवाइड करते हैं। पर उसी के साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, आपने कितने भी अच्छे ब्रांड का लैपटॉप लिया हो और उसकी सर्विस भी बहुत अच्छी हो, पर आपकी सिटी में ही उसका सर्विस सेंटर नहीं है, तो वो बहुत आपको दिक्कत दे सकता है। तो आपको ये श्योर करना है कि आपकी सिटी में वो जो लैपटॉप आप ले रहे हो उसका सर्विस सेंटर ज़रूर है या नहीं है। और सेकंड होती है वो है बिल्ड क्वालिटी। लैपटॉप की बिल्ड क्वालिटी कैसी है, नाजुक तो नहीं है लैपटॉप, मतलब 2 दिन में लिया और टूट जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो बिल्ड क्वालिटी भी ब्रांड से एसोसिएटेड होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका रफ बिहेवियर होता है डिवाइसेस के साथ में तो आपको डेल लैपटॉप्स की तरफ ही जाना चाहिए, क्योंकि वो लोग बहुत ही अच्छे बिल्ड क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं। और बाद में उसके साथ आते हैं HP, लेनोवो, एसूस, एसर, के ब्रांड्स भी अच्छे प्रोवाइड करते हैं बिल्ड क्वालिटी, पर डेल उसमें थोड़ा ज़्यादा फोकस करता है और उसके लिए वो थोड़ा ज़्यादा भी चार्ज करता है आपसे। इस 2 पॉइंट पे कंसिडर करने के बाद में अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक के लैपटॉप के स्पेक्स के ऊपर। लैपटॉप का परफॉर्मेंस कैसा होना चाहिए, लैपटॉप का कीबोर्ड कैसा होना चाहिए, डिस्प्ले कैसा होना चाहिए, पोर्ट्स कैसे, कनेक्टिविटी में सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले परफॉर्मेंस में पहले बात करते हैं हमारे प्रोसेसर्स के यहाँ पे। तो प्रोसेसर्स के बारे में बात करें तो 2 ही आपको कंपनीज यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, एक है इंटेल और एक है AMD। और इन दोनों के साथ और एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी, इन दोनों में कॉम्पिटिशन, ज़बरदस्त कॉम्पिटिशन चल रही है आज के डेट में भी इन दोनों में, और कभी एक आगे निकल जाता है तो कभी दूसरा, तो इनकी कंपटीशन तो चलती जाएगी। पर आपको जो कंसीडर करना है इन दोनों को बाय करते समय, चाहे आप इंटेल के प्रोसेसर ले रहे हो चाहे आप AMD के प्रोसेसर ले रहे हो, उनकी सीरीज और उनकी जनरेशन। फॉर एग्जांपल, इंटेल में आपको देखने को मिल जाएगा i3, i5 और i7 की i सीरीज, और राइजन में आपको देखने को मिल जाएगा, AMD में आपको देखने को मिल जाएगा राइजन की सीरीज, राइजन 3, राइजन 5 और राइजन 7। यहाँ पे ना थोड़े नए लोग हैं ना, वो थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं जिनकी प्रोसेसर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जैसे कि जो i5 का प्रोसेसर है यहाँ पे दिख रहा है कि i3 से बेटर है, और i7 का प्रोसेसर है वो i5 से बेटर है, वो हमें सीरियल नंबर से पता चल रहा है। सेम गोज फॉर राइजन। यहाँ पे जो मेन गुगली होते हैं वो है इनकी जनरेशंस में। जब भी आप लैपटॉप के अंदर प्रोसेसर देखो तो इनकी जनरेशन जरूर कंसिडर करना, जो लेटेस्ट जनरेशन होगी उसे आपको कंसिडर करनी है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं इंटेल का एक एग्जाम्पल लेता हूँ। यहाँ पे अगर एक लैपटॉप में आपको i5 के 8 जनरेशन वाले प्रोसेसर देखने को मिल जा रहा है और दूसरी तरफ आपको i3 का 11 जनरेशन वाला प्रोसेसर देखने को मिल जा रहा है, तो इसमें से अगर जो न्यू कमर है जिसको लैपटॉप के बारे में कुछ पता नहीं है, तो डेफिनेटली वो कभी कंफ्यूज होकर i5 8 जनरेशन वाला लैपटॉप भी ले लेगा गलती से, जो कि बहुत ही रॉन्ग डिसीजन है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो i5 8 जनरेशन वाले प्रोसेसर है वो लॉन्च हुए थे 2018 के Q2 Q3 में, और इंटेल 11 जनरेशन वाले प्रोसेसर 2020 के एंडिंग में लॉन्च हुए थे। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कौन सा प्रोसेसर बेटर परफॉर्म करेगा, जो लेटेस्ट आया है या फिर जो पुराना है वो।
अभी जो इन लेटेस्ट जनरेशन चल रही है इन दोनों कंपनीज के प्रोसेसर्स में, इंटेल में आपको 11 जनरेशन वाले प्रोसेसर लेटेस्ट देखने को मिल जाएंगे लैपटॉप्स के अंदर, और AMD में आपको राइजन के 5th जनरेशन वाले प्रोसेसर देखने को मिल जा रहे हैं लैपटॉप्स के अंदर। तो अगर आपको जनरेशंस के बारे में पता चल गया होगा, बाकी आप कंपैरिजन वीडियोस यूट्यूब पे देख सकते हो, कौन सा प्रोसेसर इंटेल से अच्छा है, कौन सा प्रोसेसर राइजन से अच्छा है, कौन सी सीरीज अच्छी है, उसमें आप इन डिटेल इन्फॉर्मेशन निकाल के आपके लिए आप डिसाइड कर सकते हो। इसके ऊपर मैंने पहले से एक वीडियो बना रखा है, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। और अगर आप एक लैपटॉप ले रहे हो तो उसकी लेटेस्ट जनरेशन आई है या फिर नहीं है वो भी चेकआउट कर देना, क्योंकि अभी इंटेल ने अभी 12 जनरेशन वाले प्रोसेसर्स भी लॉन्च करे हैं, सिर्फ डेस्कटॉप के लिए, लैपटॉप्स के अंदर नहीं आए हैं। तो वो जब आएंगे और तभी आप एक लैपटॉप ले रहे हो तो डेफिनेटली उसको ध्यान में रख के लैपटॉप लेना। तो प्रोसेसर्स के बाद यहाँ पे आ जाते हैं हम रैम सेक्शन के यहाँ पे, जहाँ पे आपको कितनी GB की रैम चाहिए और कौन सी रैम चाहिए ये सब हम डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB या फिर 64 GB। भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। जो आइडियल स्टैंडर्ड रिकमेंडेशन होता है सब लोग की तरफ से, मेरे तरफ से भी वही आने वाला है, वो है 8 GB की रैम आपके लैपटॉप के अंदर होनी ही चाहिए। आप बोलोगे इससे कम में काम नहीं चलेगा, चलेगा, आपके वर्क के ऊपर डिपेंड करता है। आपको स्मूथली, आपका थोड़ा हेवी टास्क होगा तो 8 GB की रैम मिनिमम तो आपको चाहिए, और 16 GB की रिकमेंडेशन में आ जाती है अगर आप एक एक्चुअल में हेवी टास्क कर रहे हो आपके लैपटॉप के अंदर। और रैम की टाइप कौन सी होनी चाहिए? अभी जो लैपटॉप्स के अंदर टाइप चल रही है वो है DDR4 वाली, जिसकी फ्रीक्वेंसी 2600 मेगाहर्ट्ज से लेकर 3200 मेगाहर्ट्ज तक चल रही है। तो जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी रैम की स्पीड आपको देखने को मिलेगी अच्छी। इसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको आपको ज़रूर चेक करना है, क्योंकि वो मैटर ज़रूर करेगी आपको। यहाँ पे देखिए, चाहे आपके लैपटॉप में 4 GB की रैम हो या फिर 8 GB की रैम हो, तो आपको ये ज़रूर देखना है कि आपकी रैम को आप अपग्रेड कर सकते हो या फिर नहीं। अपग्रेड इन द सेंस आपके लैपटॉप में आप रैम बढ़ा सकते हो या फिर नहीं। तो लैपटॉप में ना रैम 2 टाइप्स की आपको देखने को मिलेगी। एक सोल्डर्ड रैम होती है जिसे ऑनबोर्ड रैम कहा जाता है, और एक होती है स्लॉट में जो आती है वो रैम। ये जो ऑनबोर्ड रैम होती है जिसे आप निकाल नहीं सकते हो, आपको सोल्डरिंग वगैरह से निकालना पड़ती है, उसके बाद वो निकल जाती है और बाद में फिर से लगाने के लिए सोल्डरिंग वगैरह करनी पड़ती है, तो वो सब झंझट होती है एक प्रकार की। और सेकेंडली ये एक होती है स्लॉट वाली रैम, जो बहुत सारे लैपटॉप्स में आपको देखने को मिल जाएगी, जिसे आप ईजिली निकाल सकते हो और ईजिली अपग्रेड कर सकते हो आपके रैम को। इस बात का आप ध्यान रखो कि पहले तो ऑनबोर्ड रैम नहीं होनी चाहिए, स्लॉट वाली रैम ही चाहिए, प्लस एक एक्स्ट्रा स्लॉट होना चाहिए जिसमें आप और एक रैम इंसर्ट कर सकते हो। सो रैम और प्रोसेसर्स के बाद अब आते हैं हमारे स्टोरेज टाइप के यहाँ पे। स्टोरेज में आपको 2 टाइप देखने को मिल जाएगी, HDD स्टोरेज और एक SSD स्टोरेज। इन डिटेल अभी इस वीडियो में नहीं जा रहा हूँ, बहुत लंबी हो जाएगी, पर SSD एक बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और ये HDD बहुत ही पुराने टाइम से चलती आ रही वाली टेक्नोलॉजी है। तो इससे इन दोनों में थोड़ा गैप आ जाता है। इसकी जो SSD वाली की स्पीड होती है वो 7 to 10 टाइम फास्टर होती है HDD से, पर SSD बहुत ही थोड़े एक्सपेंसिव होती है एज कम्पेयर टू HDD। बहुत लोगों को ना स्टोरेज ज़्यादा चाहिए होती है, तो कभी कभी वो लोग HDD को प्रेफर करते हैं और SSD, जो कि बहुत ही गलत बात है। आपको SSD को ही स्टिक रहना है, क्योंकि SSD आपको बहुत अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को फास्ट कर देगी। और आपका बहुत ही आप बजट टाइट पे हो और आपको बहुत स्टोरेज भी चाहिए और सब कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम भी फास्ट चाहिए, तो आप हाइब्रिड कॉम्बिनेशन के यहाँ पे जा सकते हो, जो कि एक आइडियल कॉम्बिनेशन है। इसमें HDD होती है 1 TB वाली, जिस तो आपको स्टोरेज की प्रॉब्लम नहीं होगी, और सेकेंड होती है थोड़ी सी SSD हो जाती है, जिससे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम फास्ट हो जाता है। ये आपको इन डिटेल में जानना होगा इन दोनों का डिफरेंस, तो ये वाली वीडियो आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो, चैनल पे अवेलेबल है। अब आते हैं हमारे 4th पॉइंट के ऊपर, जो प्रोसेसर के बाद डिस्कस करना चाहिए था पर अब हम डिस्कस कर रहे हैं, वो है ग्राफिक्स। तो ग्राफिक्स में भी आपको 2 टाइप्स देखने को मिलेंगे, वो है एक इंटीग्रेटेड ग्राफिक और या फिर एक डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड। सो बेसिकली इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड वो होते हैं जो आपके प्रोसेसर्स के अंदर ही होते हैं। आपने सुना होगा इंटेल के UHD ग्राफिक कार्ड्स देखने को मिल जाते हैं, इंटेल की आईरिस SE ग्राफिक कार्ड देखने को मिल जाती है, या फिर AMD की रेडॉन ग्राफिक कार्ड देखने को मिल जाती है। और बाकी अगर आपने सुना होगा NVIDIA का एक ग्राफिक कार्ड देखने को मिल जाता है, MSI का ग्राफिक कार्ड देखने को मिल जाता है, वो सब होते हैं, वो एक डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ ग्राफिक्स के लिए ही बने होते हैं। सबसे पहली बात करते हैं कि ग्राफिक कार्ड की आपको ज़रूरत है आपके लैपटॉप में या फिर नहीं। अनलेस एंड अनटिल आप एक गेमर हो या फिर आप एक 3D ब्लेंडर कर रहे हो, रेंडरिंग कर रहे हो, वीडियो एडिटिंग कर रहे हो, अगर आप ऐसे कुछ हेवी टास्क कर रहे हो जहाँ पे आपको ग्राफिक कार्ड एक डेडिकेटेड चाहिए ही चाहिए, तो वो टाइम पे आप डेफिनेटली इसकी तरफ जा सकते हो। बहुत सारे ग्राफिक कार्ड्स अच्छे आपको देखने को मिल जाएंगे। पर अगर आपको इतना कुछ काम नहीं है ग्राफिक कार्ड से लेके, आपको रेगुलर ऑफिस वर्क करना है, आपका स्टूडेंट लैपटॉप है, अगर आपको इतना कुछ गेम्स नहीं खेल रहे, तो आपका इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड में भी आपका बहुत अच्छे से काम चल जाएगा। आपको स्पेशली कुछ डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड लेने की ज़रूरत नहीं है।
पूरी परफॉर्मेंस के बारे में बात करने के बाद अब आते हैं हमारे लैपटॉप के डिस्प्ले की तरफ। तो सबसे पहले लैपटॉप की साइज़ के बारे में बात करते हैं कि 13 इंच का लैपटॉप लेना चाहिए, आपकी डिस्प्ले की स्क्रीन 13 इंच की होनी चाहिए या फिर 14 इंच की होनी चाहिए या फिर 15.6 इंच की होनी चाहिए। ये बेसिकली यूज़र के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपकी बहुत ही ट्रैवलिंग है तो ऑब्वियसली आप 13 इंच या फिर 14 इंच के लैपटॉप की तरफ जा सकते हो, पर अगर आपको सब कुछ डेस्क के ऊपर रखना है, लैपटॉप को डेस्क के ऊपर रखना है और वो काम करना है, तो वो टाइम पे आप 15.6 इंच के लैपटॉप की तरफ जा सकते हो। थोड़ी बड़ी स्क्रीन मिल जाएगी और वर्क करने के लिए भी आसान हो जाएगा। आपका थोड़ा ट्रैवलिंग भी होता है, आप स्टूडेंट हो, कॉलेज में भी लेके जाते हो लैपटॉप्स को, तो वो टाइम पे आप 14 इंच के लैपटॉप्स को वो भी प्रेफर कर सकते हो। बैग में आपको ईजिली फिट हो जाएंगे किसी भी बैग में। साइज़ के बाद आप आते हैं हमारे डिस्प्ले क्वालिटी के। यहाँ पे डिस्प्ले की रिजोल्यूशन क्या होनी चाहिए और आपका जो पैनल होता है डिस्प्ले का वो क्या होना चाहिए। डिस्प्ले पैनल के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाती है बहुत सारे लैपटॉप में, और उसके वर्सेस में आपको एंटी ग्लेयर भी डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। मैं मार्केट एनालिसिस के बारे में बात कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको ये 2 प्रायोरिटी में आ जाते हैं। कभी कभी एक LCD पैनल्स भी देखने को मिल जाते हैं और LED पैनल्स भी देखने को मिल जाते हैं, जो कि IPS पैनल से बहुत ही थोड़े मतलब कंपैरिजन में IPS पैनल स्टैंड करता है उन दोनों के कंपैरिजन में। पर अगर आप एंटी ग्लेयर डिस्प्ले लेना चाहोगे या फिर IPS डिस्प्ले लेना चाहोगे, उसमें अगर आपको चॉइस करना होगा तो क्या आप क्या करोगे, वो फिर से आपके यूज़र के ऊपर है, क्योंकि IPS डिस्प्ले आपको क्रिस्टल क्लैरिटी देती है और एंटी ग्लेयर डिस्प्ले जो होती है अगर आप बहुत ही लैपटॉप पे काम कर रहे हो तो वो टाइम पे बहुत ही यूज़फुल पड़ती है, क्योंकि उसका जो क्लेम है 0 आई स्ट्रेन का वो डेफिनेटली काम करता है। तो ब्लू रेज जो भी आती है लैपटॉप के लाइट्स के थ्रू, तो ब्लू रेज जो लाइट्स में होती है वो डेफिनेटली उसको रेड्यूस कर लेता है और वहाँ पे एंटी ग्लेयर डिस्प्ले बहुत ही यूज़फुल होता है। थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट कोई लोगों को दिख जाता है कि वो थोड़ा येलोइश टिंट आ जाता है उसके स्क्रीन के ऊपर, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा मतलब एक ऑड कलर, नेचुरल कलर्स आपको देखने को नहीं मिलते। इसलिए कभी कभी लोग IPS पैनल को ही प्रेफर करते हैं, पर उसकी भी एक थोड़ी नेगेटिव पॉइंट है कि वो बहुत ही रिफ्लेक्टिव सरफेस है। आप उसके सामने खड़े रहोगे तो डेफिनेटली आपकी रिफ्लेक्शन पूरी आपको देखने को मिल जाएंगी, पर उसी के साथ उसकी व्यूइंग एंगल्स बहुत अच्छी होती है। तो दोनों के थोड़े प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, पर मोस्ट ऑफ द टाइम्स लोग प्रेफर करते हैं एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, क्योंकि उनका काम बहुत सारे लैपटॉप के अंदर ही होता है। तो ऐसे नहीं है, बहुत सारे ओपिनियन वाले आपको देखने को मिल जाएंगे लोग। इस सेकंड पॉइंट है जो हमें बात करना चाहिए लैपटॉप्स के डिस्प्ले के बारे में, वो है उसकी रिजोल्यूशन। ये देखिए बहुत सारे लैपटॉप्स में ना आपको फुल HD की से भी कम आपको देखने को मिल जा रही है रिजोल्यूशन, जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। एटलीस्ट फुल HD वाली रिजोल्यूशन तो आपके लैपटॉप में होनी चाहिए। अभी बजट लैपटॉप्स में 2K डिस्प्ले वाले भी रिजोल्यूशंस आ गए हैं, हाई एंड लैपटॉप्स में आपको 4K रिजोल्यूशन वाले भी डिस्प्ले देखने को मिल जाएंगे। अब आते हैं हमारे कीबोर्ड सेक्शन के। यहाँ पे आपको एक नंबर वाला पैड चाहिए लैपटॉप के कीबोर्ड के साथ में या फिर नहीं चाहिए, बैकलाइट कीबोर्ड चाहिए या फिर नहीं चाहिए। बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं, पर आपको 14 इंच के लैपटॉप में नंबर पैड वाले कीबोर्ड्स नहीं देखने को मिलेंगे, वो सिर्फ आपको 15.6 इंच के लैपटॉप्स में देखने को मिल जाएंगे। कीबोर्ड आपको सारे ही ब्रांड्स में अच्छे देखने को मिल जा रहे हैं, उस बारे में हम इतना बात नहीं करने वाले। सिर्फ बैकलाइट कीबोर्ड चाहिए आपको या फिर नहीं चाहिए, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप बहुत डेली नाइट में काम करते हो तो बैकलाइट वाला कीबोर्ड वाला फीचर बेनिफिट ही करेगा, पर अगर आप नहीं होगा तो आपको एक एक्सेसरी मिलती है लैपटॉप की, उसे भी आप लगा सकते हो। बेसिकली उसके ऊपर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो अगर आपके लैपटॉप्स के अंदर स्पेक्स अच्छे हैं। पर अगर आपको अच्छा सा लैपटॉप मिल रहा है जिसमें बैकलाइट कीबोर्ड भी है, बहुत ही अच्छा लैपटॉप का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। फिर वो हमारा मेन पॉइंट आता है इसके बाद, वो है कनेक्टिविटी एंड पोर्ट्स। सो कनेक्टिविटी के बारे में बात करूँ तो वाईफाई और आपको ब्लूटूथ का एक लेटेस्ट वर्जन होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि एकदम पुराना वर्जन होना चाहिए आपके लैपटॉप के अंदर, एटलीस्ट वाईफाई 5 तो होना ही चाहिए। एटलीस्ट के बारे में बात करो, अभी वाईफाई 6 आ रहा है तो प्रेफर कीजिए कि वाईफाई 6 की तरफ आप जाइए, क्योंकि आपको अच्छी स्पीड देखने को मिल जाएगी जितना लेटेस्ट जनरेशन होगा वाईफाई कनेक्टिविटी का और ब्लूटूथ का। तो ब्लूटूथ में अभी 5.2 चल रहा है, पर बहुत सारे लैपटॉप्स में आपको देखने को मिल जाएगा 5.0 वाला वर्जन, तो वो भी एक ठीक ठाक वर्जन है, इतना कोई कंप्लेंट वाला वर्जन नहीं है। और वो भी लैपटॉप के इन्फॉर्मेशन सेक्शन के यहाँ पे ना वाईफाई 5 या फिर वाईफाई 6 नहीं लिखा होता है, तो वो कैसे आइडेंटिफाई करे? वो लोग ना कुछ तो नंबरिंग लिखते हैं, जैसे किसी की 802 अभी स्क्रीन में दिख रहा होगा, ये जो 802.11 AC है, मतलब लास्ट में जो ये AC लिखा हुआ है, ये इसका मतलब है ये वाईफाई का 5th जनरेशन है। और अगर वाईफाई का 6th जनरेशन होगा तो सेम नंबर होगा, सिर्फ लास्ट में AX लिखा होगा, तो वो आपको समझ जाना है कि ये वाईफाई का 6th जनरेशन है। कभी कभी लैपटॉप्स के इन्फो में आपको यही नंबर्स देखने को मिल जाएंगे जनरेशन के अलावा, तो इस बात का भी आप ध्यान रखो अभी आप लैपटॉप लेने जा रहे हो तभी।
अब होते हैं हमारे पोर्ट्स के सेक्शन के यहाँ पे, जहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है पोर्ट्स का। तो पोर्ट्स कौन से होने चाहिए? पहले तो USB टाइप A वाले पोर्ट्स तो ज़रूर होने चाहिए। 3.1 वाले लेटेस्ट वर्जन अभी चल रहे हैं उनमें, तो लेटेस्ट वर्जन वाले पोर्ट्स आप बेटर आपको अच्छी कनेक्टिविटी स्पीड दे देंगे। सेकेंडली आपके लैपटॉप के अंदर टाइप C वाला पोर्ट तो होना ही चाहिए, जिसका भी लेटेस्ट वर्जन 3.2 चल रहा है। टाइप C बहुत सारे मोबाइल केबल्स टाइप C के साथ आता है, सेम काम करता है जैसे टाइप A वाला पोर्ट करता है, पर टाइप C अभी बहुत सारे केबल्स में आ रहे हैं, तो वो तो होना ही चाहिए आपके लैपटॉप के अंदर। थर्ड आता है HDMI और SD कार्ड रीडर। फोर्थ आते हैं हमारा हेडफोन जैक भी होना चाहिए, नहीं होता ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर सारे विंडोज़ के लैपटॉप के अंदर देखने को मिल जाता है। इंटरपोर्ट पोर्ट होगा आपके लैपटॉप के अंदर तो बेटर है। RJ45 पोर्ट होगा, अगर आप गेमिंग वगैरह कर रहे हो तो RJ45 पोर्ट को आपको रहना ही चाहिए भाई। अगर आपका वाईफाई का जनरेशन बहुत अच्छा नहीं है तो RJ45 पोर्ट यहाँ पे काम ज़रूर करेगा। आपको सिर्फ इंटरनेट कनेक्ट करना है आपकी केबल को, और बेस्ट कनेक्टिविटी आपको लैपटॉप को मिल जाएगी। बहुत सारे और पोर्ट्स भी देखने को मिल जाएंगे अलग अलग लैपटॉप्स में, पर ये जो वाले पोर्ट्स है वो बेसिक है और आपके लैपटॉप्स में होने ही चाहिए। अब आते हैं हमारे लास्ट पॉइंट के ऊपर, वो है कैमरा। अभी कैमरा की रिजोल्यूशन क्या होनी चाहिए, कितना अच्छा होना चाहिए, ये लैपटॉप्स के अंदर इतना मैटर नहीं करता है, मतलब करता है पर लैपटॉप के कंपनीज़ को इतना मैटर नहीं करता है। तो अभी जो स्टैंडर्ड सारे लैपटॉप्स में देखने को मिल जाएगा वो है 720p वाली रिजोल्यूशन वाला कैमरा, जिसे आप HD रिजोल्यूशन भी बोल देते हैं, और एक डिसेंट सा वर्क करता है। बजट लैपटॉप्स में तो आपको अच्छा कैमरा क्वालिटी देखने को नहीं मिलती, एक डिसेंट सी देखने को मिल जाती है। प्रीमियम आप लैपटॉप्स ले रहे हो तो वहाँ पे भी आपको एक डिसेंट ही क्वालिटी देखने को मिल जाती है, तो इसके ऊपर इतना कंपनीज फोकस नहीं करते हैं। होप वो लोग करें, थोड़ा वो मैटर ज़रूर करता है। आपके ऑनलाइन मीटिंग्स भी होती है तो वो टाइम पे डेफिनेटली एक फ़र्क पड़ जाता है। स्पीकर्स के बारे में बात करें तो एवरेज आपको साउंड देखने को मिल जाता है सारे लैपटॉप्स में। बहुत सारे लैपटॉप्स कोशिश कर रहे हैं और अच्छे इंप्रूवमेंट लाने के लिए ये वाले सेक्शन पे, और वो लोग थोड़ा थोड़ा इंप्रूव भी कर रहे हैं। आप लैपटॉप के वर्जन्स टू वर्जन्स आप देख सकते हो। बस ये थी पूरी की पूरी वीडियो। होप सो मैंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया होगा हर एक पार्ट, और जो भी डिस्कस और करना चाहिए था पर मैंने किया नहीं है इस वीडियो के अंदर, वो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हो, वहाँ पर हम बातें करेंगे। बस वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आपको प्रोसेसर्स और स्टोरेज टाइप के ऊपर इन डेप्थ जानना है तो आप मेरी ये वाली वीडियो डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। तो बस फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। तब तक के लिए स्टे ट्यून। वंदे मातरम।